नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के मुंगेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान मुंगेली में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं जब महामाया माई की इस धरती पर आया हूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जयघोष हो रहा है। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस कांग्रेस को गणित सिखाने का इतना शौक है, उनसे मेरे कुछ सवाल हैं। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को महादेव सट्टेबाजी घोटाले में से कितना पैसा मिला, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल आया और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना पैसा पहुंचा है। पीएम मोदी ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए ये सारी बातें कही हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ बातें कही हैं। कांग्रेस के कुछ महाज्ञानियों को आजकल अचानक से गणित का शौक भी हो गया है, लेकिन ये कांग्रेस के गणितबाज वो सवाल भी हल नहीं कर पाते जो छत्तीसगढ़ का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हल कर सकता है। एक जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। कितने 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 जांच एजेंसियों के छापों में रुपयों के ढेर पकड़े गए हैं। यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। कांग्रेस के इन गणितबाजों को बताना होगा कि मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है, कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में कितना माल गया है और दिल्ली दरबार तक इसमें से कितना माल पहुंचा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सत्येंद्र द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जिला संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ रुपेश दुबे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समाज सेवी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आऊंगी डॉक्टर आलोक सोती जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधते हुए सारी बातें कही हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली दरबार तक कितना पैसा पहुंचा है, क्या तात्पर्य हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जी हाँ स्नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपनी इस रैली को संबोधित किया, और इसमें अगर देखा जाए तो उनका मुख्य जो पहाड़ था वो भ्रष्टाचार को लेके हुआ था। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण इस समय जो देखने को मिल रहा है वो महादेव ऐप का मिल रहा है। बताया जा रहा है जिसका मुख्यालय जो है वो छत्तीसगढ़ में है और करीब 36 आउटलेट थे जो वहां मिले थे। और जिस तरीके से एक व्यक्ति मिले थे असीम दास, उनके पास जो रुपए बरामद किए ईडी ने, उन्हीं ने बताया किसी बहेल साहब को जो है वो 508 करोड़ रुपए दिए गए हैं या देने जा रहे हैं, आदि इत्यादि बात आई है। जांच का विषय है, ईडी इस विषय पे जो है कार्य कर रही है। तो मुख्य जो आरोप था इस रैली में, जो फिजा या परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी प्रधानमंत्री के द्वारा, वो जो था वो करप्शन को लेके था। इवन उन्होंने देखिए गोबर का एक योजना चली थी, उसमें जो करप्शन हुआ, जिस तरीके से चारा घोटाला हम लोग ने देखा था बिहार में, उसको उजागर करने की बात की। और इसमें केवल वो क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि उन्होंने कहा इतनी बड़ा जो अमाउंट आया है वो दिल्ली तक पहुंचा होगा, दिल्ली यानी मुख्यालय आला कमान तक पहुंचा होगा। तो उन्होंने जो है बहुत दूर तक का ये रॉकेट चलाया इस दिवाली पे।
देखने वाली बात यह है कि ईडी जो जांच एजेंसी कर रही है वो इसका पता लगाएगी, या जो सीबीआई में जो केस ट्रांसफर हो तब वो इस बात का पता लगाएगी कि वो पैसा आया कहां तक गया। इसी तरह उन्होंने कई चीज कही, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था जीतने के बाद कि 2.5 साल कोई और रहेगा मुख्यमंत्री और 2.5 साल के बाद कोई और मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि करप्शन इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से उनको एक्सटेंशन मिल गया। तो मुख्य रूप से जो निशाना था वो आपका कांग्रेस का जो क्षेत्रीय है उसके ऊपर था, विधानसभा में था, साथ साथ उनकी जो निगाह थी वो दिल्ली दरबार तक पहुंची है। तो कुल मिला के घोटाले पे ही उन्होंने ज्यादा लोगों को इसमें संबोधित करने की कोशिश की और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि जो वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो घोटालेबाजों की सरकार है। और ये इतना ही नहीं, उन्होंने नौकरियों में भी आगाह किया कि जिस तरीके से लोग पब्लिक सर्विस कमीशन होता है अपने राज्य का, उसमें आने वाले समय में जो है आपको और भी देखने को मिलेगा, वो कांग्रेस का मुख्यालय हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आपको नौकरियों में भी जो है बहुत परेशानियां होंगी। तो कुल मिला के एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात कही है, क्या होगा ये तो जनता ही बताएगी। ठीक है, ठीक है। रुपेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि उनके कुछ सवाल थे कि महादेव सट्टेबाजी घोटाले में से कितना पैसा कांग्रेस के बाकी नेताओं के हिस्से में आया, कितना पैसा भूपेश बघेल के हिस्से में आया और कितना दिल्ली दरबार तक पहुंचा, क्या कहेंगे आप उस पर? आलोक जी नमस्कार, आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी आपको भी। देखिए, जिस प्रकार से अभी के राजनीतिक दौर जो चल रहा है, महादेव सट्टा ऐप के बारे में यदि बात किया जाए जी, तो इस प्रकार के ऐप को चलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिली हुई है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो इसे तत्काल बंद कर सकती है। अच्छा। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगाया गया, भूपेश बघेल जी के पास जो आरोप लगाने वाले जो अन्य जो आरोपी हैं, वो उनकी सीधी संलिप्तता प्रेम प्रकाश पांडे जी और भाजपा के लोगों के साथ उनकी फोटोग्राफ सार्वजनिक किए गए हैं। और कुल मिलाकर के भारतीय राजनीति में देखेंगे और छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व के संकट से गुजर रहा है, उनके पास स्थानीय नेतृत्व की कमी है जी। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार ने आम जनता के लिए काम किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारा है, सजाया है और ये भगवान राम के नाम पे राजनीति करते थे, उनको उनके मुद्दे से वंचित किया है। भगवान राम की राम वन परिकल्पना छत्तीसगढ़ में पूरी हुई है, तो निश्चित रूप से भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जारी करते हैं, 3100 रुपए धान खरीदी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बार भी छत्तीसगढ़ में आने के बाद 3100 रुपए में किसानों का धान खरीदने की बात को आज तक किसी मंच पे उन्होंने कहा नहीं। और तो और किसानों का कर्जा माफ के बारे में उनके द्वारा नहीं की गई है। बीपीएल की महिलाओं को गैस में सब्सिडी देने की बात की गई है, वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सभी महिलाओं के लिए काम की गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दों के दिवालियापन पे और नेतृत्व के संकट से गुजर रही है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भरोसे की सरकार के रूप में कांग्रेस को फिर से काबिज करेगी। इससे भाजपा ही बौखलाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, भाजपा ही बौखलाए हुए हैं। सत्येंद्र द्विवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सत्येंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि किसके हिस्से में कितना पैसा गया है, उन्होंने जानने की कोशिश की है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जैसा कि रुपेश दुबे जी ने कहा कि केंद्र सरकार के अंडर में है महादेव ऐप, चाहे तो बंद कर सकते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? इन दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। अभी जो हमारे साथी बता रहे थे जी कि उसमें केंद्र सरकार का, तो भाई केंद्र सरकार ने जो ऐप चलाने के परमिशन सभी को मिलती है, कोई महादेव ऐप अकेले तो है नहीं, लेकिन उसको जिस तरीके से वहां की सरकार के मुख्यमंत्री के माध्यम से सीधे लेन देन के जो आरोप आ रहे हैं, जैसा कि ईडी का दावा है, उसमें जांच होगी, आगे कुछ आएगा। अब उसके बाद ये किसके साथ फोटो ये कुछ बता रहे हैं, ये सब अलग मुद्दे हैं। देखिए, कोई भी ऐप जो है, ऐप तो बहुत
प्रकार के कामों के लिए लॉन्च किए जाते हैं। केंद्र सरकार जब उसमें देखेगी संलिप्तता है और जांच की रिपोर्ट आए तो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, उसमें इनकी सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। हाँ। दूसरी बात ये कि जो कहा नेतृत्व का संकट, जी। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए यहाँ नेतृत्व के संकट जैसी कोई समस्या नहीं पहले की, बल्कि यहाँ पर तो नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा है। एक एक पद के लिए 100 लोग हैं, उसके लिए इनको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कांग्रेस नहीं कि यहाँ प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति एक ही परिवार का बन सकता है, वो यहाँ पर संकट कभी नहीं आएगा। चाहे स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यों के में विधायक हो, सांसद हो, यहाँ पर कोई नेतृत्व का संकट नहीं रहता है। तीसरी बात, जो हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता जो हमारे साथ यहाँ पर हैं जी, जो बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार के बारे में, तो एक पहला तो अभी एक ही चोट पर अभी देख रहे हैं आप, ये सब बौखला गए हैं केवल महादेव ऐप से जी। पिछली जो रमन सिंह नीति सरकारें थी उसके तहत जितनी भाई कुछ हो सकता है, लगातार कई बार से सत्ता में थे, हो सकता है उसको कुछ ऐसा रहा होगा जिसमें एक मार्जिन के साथ वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या जो 2.5 साल वाला भी एक था उसमें भी इनके पास दोबारा वो उस पर नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से उसमें कोई बड़ी डील रही होगी। जो भी है खैर वो इनका इंटरनल मुद्दा है। लोकतंत्र में चूंकि विधायक दल का नेता विधायक लोग चुनते हैं, इनके यहाँ कैसे चुना जाता है मुझे नहीं मालूम। कुल मिलाकर ये है कि जब आज जो एक ये बात कही गई छत्तीसगढ़ को लेकर और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ वहां पर सीधे मुख्यमंत्री पर, और उनके चूंकि इनके यहाँ ऐसी प्रक्रिया है जो दिल्ली दरबार तक जो कुछ होता है उसके अनुसार उन्होंने कहा है और उस पर ईडी अपना जांच कर रही है, और अगर उस पर अगर कुछ ऐसा कुछ है तो ये उसका जवाब दें। ठीक है, ठीक है। आलोक सोती जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, रुपेश दुबे जी ने जैसा कि कहा कि केंद्र सरकार के अंडर में सारी चीजें हैं, चाहे तो महादेव जो ऐप है जिससे सट्टेबाजी की जा रही है उसको बंद करवा दे, कहाँ तक क्या आप इस बात से सहमत हैं? स्नेहा जी, जहां तक हमारा संज्ञान है, नॉलेज है, उसमें महादेव ऐप समेत 22 सट्टेबाजी की ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया गया है और वो पूर्तियां बंद हो चुकी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा लेट हो चुका है। जब आपकी ये महादेव ऐप पे केवल आपकी खबर नहीं है, इसकी खबर तब थी जब 200 करोड़ की उनके संस्थापकों की शादी में दुबई में खर्च किए गए थे, जिसमें कपिल शर्मा जैसे और फिल्म कलाकार वहां गए थे, तब से वो रेड अलर्ट पे आ गया था। और ज्यादातर ये देखा गया कि छत्तीसगढ़ से ही उसका ऑपरेशन चल रहा था, तो वो उसको बंद करने में थोड़ा सा समय लग गया। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट की अपनी फॉर्मेलिटीज हो जिसकी वजह से उसमें इस प्रकार की IT एक्ट बना हो जिसमें टाइम लग गया, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। यहाँ मुद्दा ये है कि जो उससे इतना बड़ा अमाउंट हुआ, करीब 2000 करोड़ का टर्नओवर की बात कही गई है कि उस ऐप ने किया था, जिसमें 508 करोड़ रुपए जो है वो जो है दिए गए हैं, तो उसको ही मुख्य मुद्दा बना के जो है प्रधानमंत्री जो है इस बात को जो है आगे बढ़ा रहे थे। उनका यही कहना था कि जो इस पूरी मीटिंग के दौरान, इस सभा के दौरान, रैली के दौरान, कि जो भ्रष्टाचार है वो एक मुख्य मुद्दा है, जिसमें कि इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, इतना बड़ा पैसा जो है उसमें इन्वॉल्व हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे कहने का है, इसको जो है धान का कटोरा बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में धान उनका जो है मुख्य है। 2500 रुपए कुंतल का दाम दिया गया, कांग्रेस ने 2800 कुंतल किया है, और शायद बीजेपी ने आगे बढ़ के 3100 रुपए प्रति कुंतल की दर से उसको जो है घोषित किया है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि चुनाव का जो प्रथम चरण था वो चूंकि नक्सलवाद और आतंकवाद से जूझा हुआ था, उसको बहुत ही सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन जो दूसरा जो आ रहा है, दूसरा जो चरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण चरण होने वाला है। उस समय जो हमको देखने को मिल रहा है, उस रैली की अंश को जो मैंने सुना है, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस में जो है मुख्य मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का बनाने जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जमीनी का क्या है, वहाँ की जनता कितना बातों को, क्योंकि जब तक मुद्दे जमीन से नहीं जुड़े होते हैं, अगर आप जो वहाँ की जनता है उस पर भ्रष्टाचार का उस पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि एक मुद्दा उठाया था गोबर की खरीद का जो था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग हों, लेकिन जहां तक धान बाबा की बात कही जाती थी, रमन जी ने, उन्होंने काफी अच्छा काम किया, और इस कांग्रेस की सरकार ने भी जो है
धान पे विशेष ध्यान रखा है, उससे लगता है कि वहाँ की जनता जो है, किसान वर्ग जो है वो खुश नजर आ रहा है। तो कुल मिला के हमको लगता है कि बीजेपी ने जो एक बढ़त मिल सकती थी उसमें वो थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है रूपेश दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है उसमें जितने भी कल्याणकारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी सारी की सारी बंद कर दी है। और ऐसे लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगातार ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जितनी भी योजनाएं रहती हैं कल्याणकारी लोगों के लिए, अगर हम लोगों की बात करें वहां पर जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो सबको बंद करने का काम कांग्रेस करती है। और अभी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही है, क्या कहेंगे आप इस पे? रेहा जी, जब भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में आए हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा 1.5-2 साल से रहा है जी। अमित शाह जी लगातार आ रहे हैं। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। बार बार प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। इनके कार्यकाल में 2014 से लेकर के 2018 तक कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 2 लाख मकान बना पाए थे और भीषण कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 8 लाख मकान बना करके दे दिया। यदि गरीब फिनासी की बात करते हैं तो इनको 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना करा देनी थी और 7.5 लाख परिवारों का गरीब प्रधानमंत्री आवास मकान को वापस लेकर के क्या दिखाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों के प्रति भाजपा का 15 वर्षीय अत्याचार कुशासन दुनिया ने देखा है, छत्तीसगढ़ के किसानों ने झेला है। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है तो किसानों ने जहां 2500 में धान खरीदने की बात करते हैं तो ये सेंट्रल पुल का चावल नहीं खरीदने की बात करते हैं। कर्नाटक चावल मांग करती है तो कर्नाटक को चावल नहीं देते हैं, पक्षपातपूर्ण निर्णय लेते हैं। वही छत्तीसगढ़ में हमने कर्जा माफ किया किसानों का, महिलाओं के लिए सीमांत उत्पादन किया, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, युवाओं को राजीव गांधी युवा मितान के अंतर्गत उनके सोच को हमने सरकार का आत्मसात किया है और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है जिसका परिणाम नीति आयोग ने दिया है कि 40 लाख परिवार से ज्यादा लोग ने गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन किया है। और तो और केंद्रीय योजनाएं हो या छत्तीसगढ़ की योजनाएं हो, केंद्र सरकार ने 65 पुरस्कार छत्तीसगढ़ में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का यह कहना कि केंद्र सरकार की योजना बंद कर देना, छत्तीसगढ़ में योजना बंद कर देना बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है और ओछी राजनीति का परिचायक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नगर स्टील प्लांट को बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है रूपेश जी, जैसा कि आपने जनगणना की बात कही कि पहले इन लोगों ने जनगणना क्यों नहीं करवा दी, तो जनगणना से मुझे एक बात याद आई, जैसे कि जातिगत जनगणना को लेकर इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये लोग काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में सरकार रही इतने सालों तक, इन सालों के दौरान क्यों नहीं करवा ली गई छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना? स्नेहा जी, जनगणना कराने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पहला है और उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 2019 और 2020 के बाद जो भीषण कोरोना काल रहा, कोरोना काल के दौरान में सरकार को क्रियान्वयन करने में, योजनाएं लागू करने में, काम करने में काफी तकलीफें हुई और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी और इन्होंने जो आरक्षण लागू किया था, आरक्षण लागू करने के बाद वो मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, आरक्षण की स्थिति समाप्त हो गई और माननीय राज्यपाल महोदया ने आरक्षण लागू करने की बात की तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। विधानसभा सत्र बुलाने के बाद विधेयक पारित हुआ और राजभवन में गया। आज तक भाजपा के लोग उस आरक्षण में बात करने की स्थिति में नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहा गया है जिसकी जितनी जनगणना उनकी भागीदारी, इस सूची वाक्य के साथ कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय करते हैं और अपनी साजिश के चलते छत्तीसगढ़ की योजनाओं पे बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैं आना चाहूंगी सत्येंद्र द्विवेदी जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा कि रुपेश जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं मोदी जी अगर आते हैं छत्तीसगढ़ में, तो साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कर्ज माफ किया, मतलब कांग्रेस ने कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम किया है। और जैसा कि उन्होंने अभी कहा,
कि भारतीय जनता पार्टी नहीं सोच रही है छत्तीसगढ़ के बारे में और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है जी। कि अभी जो हमारे रुपेश जी कह रहे थे कि कोरोना काल में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया, पूरे विश्व ने देखा कि विश्व के सर्वमान्य नेता जी मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना पर किस तरीके से विजय प्राप्त की और उनकी प्रेरणा के तहत ही अन्य राज्यों को जो उन्होंने जिस तरीके से सीख दी, जिस तरीके से नेतृत्व दिया और आगे किया, इन सबको प्रेरणा मिली। उसको तो खैर इनसे बोलना नहीं, इनको काम कुछ नहीं करना है। इनको तो केवल मोदी जी की आलोचना करने से मतलब है। जब से वो मुख्यमंत्री से तब से केवल एक ही राग लाप रहे, मोदी मोदी मोदी, और मोदी आज विश्व के इतने बड़े नेता बन गए। तो देखिए, काम करना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने फालतू की बातें करके छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को उस समय बरगला लिया था, अब वो जनता इनके 5 साल के कुशासन को देख रही। 5 साल से लगातार उन्होंने इनके कुशासन को देखा है। ये 2.5 साल की बात करते हैं और ये जैसा कि अभी बिल्कुल निकट में देखा गया कि इनके एक नहीं एसएससी को लेकर इनके ऊपर बड़े आरोप हैं और ये लगातार जो चल रहे हैं। तो मोदी जी ने तो जो किया कि उन्होंने, वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो लगातार सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं और इस बात को सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार किया है। और देखिए, ये इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं कि मोदी जी या कोई पार्टी किसी पर एहसान करती है। ये भारत का संघीय ढांचा है, इसमें प्रदेश और केंद्र के बीच में समन्वय होना चाहिए। आप इस तरीके से केंद्र से सारी चीजें लेकर उसके बाद केंद्र पर आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। आपकी जो गलतियां हैं, जो चोरियां हैं, वो पकड़ी गई। पकड़े जाने पर हेडमास्टर की तरह वो डांट रहे हैं तो आप चिल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं, भाजपा पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। बाकी जनता सब कुछ जानती है। वो आपके 5 साल के कुशासन को देखकर वो समझ गई है कि बहुत बड़ी गलती, और इस बार वो भूल सुधार कर रही है और निश्चित रूप से बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली है। इस बात को रुपेश जी भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए वो इस तरीके से ठीक है। चल रहे हैं। ठीक है, रुपेश जी आप कुछ कह रहे थे। देखिए, जिस प्रकार से द्विवेदी जी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और भरोसे की सरकार में स्थापित है। नेतृत्व का संकट भाजपा के पास है। मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। यदि मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं तो मोदी जी किस मंच से बोले हैं कि धान के समर्थन मूल्य 31 रुपए देंगे, बता दे। सिर्फ जुमलेबाजी, धोखेबाजी, ठग विद्या में माहिर इनके भाजपाई जो है, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। यदि मोदी की गारंटी है तो 31 रुपए में धान खरीदने के बाद आज तक मोदी जी ने क्यों नहीं किया, इन्हें बताने की आवश्यकता है। ठीक है, बताने की आवश्यकता है। सत्येंद्र द्विवेदी जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। मोदी जी को मंच से सकारात्मक चीजें हमेशा बोलते हैं और जो जहां पर दिखाई देता है गलत बोलते हैं। रह गई बात कि अभी तक जितना जो कुछ भी, चाहे जो जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां पर आप देखिए कि जो समर्थन मूल्य की बात होती है वो 100% लागू होती है। रह गई बात इनका जो नेतृत्व संकट की, बार बार कह रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक सामान्य स्वयं सेवक, एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है। इनकी पार्टी में संकट है कि गांधी परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर ये किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, भूपेश जी आप बीच में मत बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके उसमें बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलिए। इनके यहाँ ये संकट है कि अगर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखे से बना भी देते हैं किसी मजबूरी के तहत, तो उनका हाल पीवी नरसिंह राव होता है जिनके पार्थिव शरीर को नहीं उठने दिया, उसका हाल सीताराम केसरी का होता है, उसका हाल, और आगे चल के मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यही हाल होने वाला है। क्योंकि ये किसी को भी दूसरे दर्जे का भी, इनकी पार्टी क्या हुए, कई लोग बताते थे कि वो जो कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे वो उनको दिया जाता था। तो ये परंपरा इनके यहाँ, हमारे यहाँ इस तरीके का नेतृत्व संकट नहीं है। रमन सिंह जी पहली बात तो वहां पर 3 बार नेतृत्व कर चुके हैं। रमन सिंह अभी मौजूद है और अभी पूरी तरीके से एक्टिव। उसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर लगातार
रमन सिंह की बी टीम, रमन सिंह की सी टीम, यहाँ पर कोई नेता, मोदी जी आज हैं, मोदी जी नहीं रहेंगे, दूसरा कोई होगा। वाजपेयी जी जब गए थे तो कह रहे थे कि वहां नेतृत्व का संकट है। भारतीय जनता पार्टी में कभी नेतृत्व का संकट नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी पर चलने वाली, विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। ठीक है, वो परिवारवादी नहीं, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए उसके सामने कोई संकट नहीं। ठीक है। मैं रुपेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। हाँ, निश्चित रूप से द्विवेदी जी भी भाजपा संस्कृति से ओतप्रोत है, इसलिए किसानों के लिए 31 रुपए की बात को बार बार घुमा घुमा के बोल दिए। कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था भरोसा करती है और इनके पास मोदी माने इनके लिए भाजपा सेकेंडरी हो गई है, मोदी महत्वपूर्ण हो गए हैं। ठीक है, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। ठीक है, चलिए, इसलिए मोदी की गारंटी में बात कर रहे हैं। ठीक है। आलोक सतीश जी, मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, बहुत ही कम शब्दों में आपसे जानना चाहती हूँ, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है? जनता किसकी तरफ जाने वाली है? अपने अनुमान के अनुसार, अपने आकलन के अनुसार बताइएगा। देखिए, यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि कोई बहुत बड़ा पिछले 5 साल में जन आंदोलन नहीं खड़ा हो पाया, और जहां तक यहाँ का मेन जो किसान है, पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासी संबंधित इलाका है, ज्यादातर यहाँ पे धान की खेती होती है या तेंदुपत्ता की बात होती है। कांग्रेस सरकार ने बहुत ही बेखूबी से 2500 रुपए का मूल्य खरीद की और अब 2800 उसका जो है उसने जो है घोषणा कर रखी है। उम्मीद है कि वो भी दिया जा सकता है। तो कुल मिला के जहाँ किसानों की बात है वो ठीक है, थोड़ा सा बेरोजगारी भत्ता ना दे पाना और कई चीजें हैं। और जो आप देख रहे हैं कि जो इस समय जो आरोप लगाया जा रहा है इस चीज का कि जो 508 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, तो इस प्रकार की चीजें जो है सामने लाई जा रही हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत ग्राउंड लेवल पे ये भ्रष्टाचार के मुद्दे टिक पाएंगे ये कहना मुश्किल होगा। और यहाँ की जनता भी बहुत अच्छी है। देखिए, 3 टर्म यानी 15 साल तक डॉक्टर रमन साहब रहे, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है लंबे समय के लिए लोगों को चुनती है, और बाकी तो जनता जनार्दन है, क्या हो पाएगा ये तो समय बताएगा। चलिए, बहुत सही कहा आपने, समय बताएगा और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि जनता किसकी तरफ जाती है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। छत्तीसगढ़ में उनका दौरा था। छत्तीसगढ़ में मुंगेली में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं जब यहाँ पर इस नगरी में आया हूँ तो मैं सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ महादेव ऐप है उसको लेकर भूपेश बघेल पर आरोप लगाए हैं, जानने की कोशिश की है और कांग्रेस के लोगों से जानने की कोशिश की है। तो सवाल पूछे हैं कि भूपेश बघेल के खाते में कितने, बाकी कांग्रेस के खाते में कितने और नेताओं के खाते में कितने और दिल्ली दरबार तक कितने पैसे पहुंचे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो है क्वेश्चंस यानी कि सवाल पूछे हैं कांग्रेस के लोगों से। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि चुनाव वहां पे जनसभा को संबोधित विधानसभा चुनाव कर लेकर मोदी जी वहां पे गए थे। देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार किस ओर जाती है, क्या वापस से कांग्रेस की तरफ मुड़ती है या फिर कुछ अलग चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेगी इस बार छत्तीसगढ़ की जनता। ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।